नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राज के उन निर्माताओं के बारे में, यानी भारत के गवर्नर जनरल्स की। हम जानेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत की नींव रखी और उसे वैसा बनाया जैसा वो बना। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हो गई। ये कहानी किसी रहस्य से कम नहीं लगती। और इस रहस्य का जवाब छिपा है कुछ गिने चुने लेकिन बेहद ताकतवर लोगों में, द गवर्नर जनरल्स। आज हम उन्हीं की रणनीतियों और उनके किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उन्होंने उस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कैसे किया जिसे आगे चलकर स्टील फ्रेम कहा गया। इस कहानी का पहला अहम किरदार है वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने 1772 में बंगाल में चल रहे डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन को खत्म कर दिया। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां नवाब और कंपनी दोनों एक साथ शासन कर रहे थे। कितना कंफ्यूजन रहा होगा। इस दोहरी सरकार को खत्म करके सत्ता को एक जगह लाना कंपनी के शासन की नींव को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। शुरुआती ब्रिटिश ताकत सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनी, बल्कि इन संधियों से भी बनी। इलाहाबाद, मद्रास, सालबाई, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं हैं। ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्धों को खत्म किया और धीरे धीरे ब्रिटिश दबदबे को एक कानूनी शक्ल दे दी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने तो नींव रख दी, पर उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उन्हें ही ब्रिटिश प्रशासन की उस ठोस संरचना का आर्किटेक्ट माना जाता है जो आने वाले कई दशकों तक भारत पर शासन करने वाली थी। और उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब है 1793 का कॉर्नवालिस कोड। ये कोई मामूली कानून नहीं था। इसी ने इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत की, टैक्स वसूलने के काम को न्याय व्यवस्था से बिल्कुल अलग कर दिया और सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम बनाया। ये सब सेपरेशन ऑफ पावर्स के मशहूर सिद्धांत पर आधारित था। तो ठीक है, प्रशासन का एक ढांचा तो तैयार हो गया। अब ध्यान किस पर गया? विस्तार पर। यहां से कहानी प्रशासन बनाने से आगे बढ़कर सीधे सीधे इलाके पर कब्जा करने की ओर मुड़ जाती है। और इस विस्तार के खेल में लॉर्ड वेलेस्ली एक मास्टरमाइंड बनकर उभरे। उनका सबसे बड़ा हथियार था इनडायरेक्ट रूल का एक तरीका, जिसे हम सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि के नाम से जानते हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा सौदा लगता है ना। भारतीय शासक अपनी सेना खत्म कर दें और बदले में ब्रिटिश सैनिक उनकी सुरक्षा करेंगे, और हां, उन सैनिकों का खर्च भी वही शासक उठाएंगे। लेकिन असल में ये भारतीय राज्यों को धीरे धीरे अपने काबू में करने की एक बहुत ही चालाक योजना थी। असल में ये संधि एक जाल की तरह थी। एक बार किसी राज्य ने इस पर दस्तखत कर दिए तो वो अपनी सेना, अपना पैसा और आखिरकार अपनी विदेशी मामलों की आज़ादी सब कुछ खो देता था। और अगर कभी सैनिकों के रखरखाव का पैसा नहीं चुका पाए तो नतीजा, अपने ही इलाके का एक हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दो। और ये नीति बहुत तेजी से कामयाब हुई। हैदराबाद, मैसूर, अवध और यहां तक कि उस वक्त के ताकतवर मराठा पेशवा भी एक एक करके इस संधि को मानने वाले पहले बड़े राज्यों में शामिल हो गए। विस्तार का अगला बड़ा हथियार आया लॉर्ड डलहौजी के समय में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह पॉलिसी बहुत सीधी थी। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा या पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ जाएगा। ये स्लाइड ब्रिटिश रणनीति में आए बदलाव को बहुत साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ कॉर्नवालिस जैसे प्रशासक थे जो एक सिस्टम बना रहे थे, और दूसरी तरफ डलहौजी जैसे विस्तारवादी थे जो सीधे सीधे राज्यों को हड़प रहे थे। एक ने कानून बनाए तो दूसरे ने रेलवे लाइनें बिछाईं और अवध, झांसी, सतारा जैसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन ब्रिटिश शासन सिर्फ प्रशासन और विस्तार तक ही सीमित नहीं था। एक दौर ऐसा भी आया जब ध्यान अहम सामाजिक और प्रशासनिक बदलावों पर दिया गया। और इस नए दौर का चेहरा थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसी का रुख सामाजिक दखलंदाजी की तरफ मोड़ा और उनका कार्यकाल भारत में कई बड़े सुधारों के लिए जाना जाता है। उनके सुधारों की लिस्ट काफी असरदार है। सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करना, ठगों का सफाया करना, ये वो लुटेरे थे जो यात्रियों को लूटकर मार डालते थे, और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। सिर्फ इतना ही नहीं, 1833 के चार्टर एक्ट ने उनके पद का नाम बंगाल के गवर्नर जनरल से बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। यह अपने आप में पूरे भारत पर बढ़ते ब्रिटिश कंट्रोल का एक प्रतीक था। एक और बड़ा सुधार था गुलामी यानी दास्ता को खत्म करना।
लेकिन ये कोई एक रात में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो 1789 में शुरू हुई और 1860 में जाकर पूरी हुई, जब इंडियन पीनल कोड के तहत इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक जुर्म बना दिया गया। अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे नाटकीय पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश सरकार के सीधे कंट्रोल की शुरुआत। 1857 का महान विद्रोह ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की चूलें हिला दी और इसका नतीजा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का ऐलान पढ़ा और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन आ गया। इस बड़े बदलाव के साथ ही गवर्नर जनरल का पद भी बदल गया। अब उन्हें वाइसरॉय कहा जाने लगा, जिसका मतलब था ब्रिटिश सम्राट का सीधा प्रतिनिधि। और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ब्रिटिश राज की नींव असल में किस चीज पर रखी गई थी? क्या ये तलवार का जोर था, या कॉर्नवालिस की बनाई कानून की किताबें थी, या फिर वेलेस्ली जैसी चतुर संधियां? शायद इसका जवाब इन तीनों के मिले जुले रूप में ही कहीं छिपा है।